जैसा भी आ रहा। जी, सबको नमस्कार। आज के इस सम्मेलन में उपस्थित छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साहू जी, रायपुर के विधायक राजेश मुनत जी, श्री विमल चोपड़ा जी, जयंत पटेल जी, अमित चिमनानी जी, जेपी चंद्रवंशी जी और इस कार्यक्रम के संयोजक अमित जी, यहां पर उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। हम 2.5-3 महीने पहले चुनाव के नियोजन के लिए बैठे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी थे, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के हम सब महामंत्री, और उस समय फिर चुनाव प्रचार में कहाँ पर पब्लिक मीटिंग्स होंगी, क्या होंगी वगैरह, इसका एक प्रेजेंटेशन हम सब महामंत्रियों ने मिलकर किया, कौन नेता कहाँ जाए वगैरह वगैरह। और तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको कहा कि भाई ये तो पब्लिक की रैलीज तो हो गई, लेकिन इस देश को आगे बढ़ाने में जिनका योगदान महत्वपूर्ण होता है, ऐसे जो समाज का बुद्धिजीवी है, उससे कई इंटरेक्शन के कार्यक्रम आपने सोचे नहीं है। और वो इंटरेक्शंस कोई चुनाव के वोट के लिए ज्यादा अपेक्षित नहीं है, लेकिन हम आगे चलकर इस देश को कहां लेकर जाना चाहते हैं, उसमें उनका जो सुझाव होगा, योगदान होगा, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पिछले लगभग 35-40 साल से मैं कई चुनाव के नियोजन में रहा हूं, लेकिन इस प्रकार का आग्रह स्वयं प्रधानमंत्री जी ने करना, ये हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को एक अलग सोच राजनीति करते समय करने के लिए मजबूर करता है या उस दिशा में प्रेरित करता है। ऐसे मुझे याद है 1.5-2 साल पहले हमारी एक राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक हैदराबाद में हुई थी। उस बैठक के दरमियान हमने लोकसभा का नियोजन शुरू किया था। लोकसभा प्रवास योजना का मैं राष्ट्रीय संयोजक था, और इसलिए हर पिछले लोकसभा में जो 160 लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी जीत नहीं पाई थी, तो उसको लेकर नियोजन का काम मेरे पास था। तो उस कार्यकारी परिषद की बैठक में बीच में जब चाय का ब्रेक हुआ, तो मैंने 4-5 प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, उनके साथ चर्चा कर रहा था, जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा जी असम के मुख्यमंत्री, योगी जी यूपी के, शिवराज सिंह चौहान भाई साहब मध्य प्रदेश के थे, पुष्कर धामी उत्तराखंड के थे। ऐसे 4-5 मुख्यमंत्रियों से मैं कुछ बात कर रहा था। चाय पीते पीते हमारी चर्चा चल रही थी, और उतने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और पूछे भाई क्या चर्चा हो रही है। तो मुझे लगा कि 2 साल बाद के लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा वो बताने में अपना एक कितना पहले तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा वो लोकसभा के विषयों को लेकर हमारी थोड़ी चर्चा हो रही है। मैंने कहा तावड़े छोड़ो चुनाव, अगर आप सब इतने लोग हैं तो 2047 में भारत कैसा होगा जब आजादी को 100 साल हो रहे हैं, उसकी चर्चा करो और उसका इनपुट आपने देना चाहिए। आप महाराष्ट्र में शिक्षा मंत्री थे, जैसे राजेश जी यहां थे, उस समय कई नए नए प्रयोग आप लोगों ने किए। तो 2047 में शिक्षा कैसी होगी, क्या होना चाहिए, ऐसे बातों को लेकर आप सब लोग चर्चा करते हुए अगर कुछ इनपुट देते हैं, तो आगे चलकर उस दिशा में जाने के लिए देश को उसका लाभ हो सकता है। मतलब पॉलिटिकल सोच चुनाव तक सीमित नहीं है, मैं चुनाव कैसे जीतूं, क्या करूं, उसके आगे जाके यह सोच है। और मैं मानता हूं कि यह जब सोच होती है, तभी जो पिछले 10 सालों में
बातें अपने देश में हुई है, मतलब छोटी छोटी चीजें सहज समझ में आने के लिए कुछ फिगर्स का एक अलग महत्व होता है, इसलिए मैं बताता हूं कि 2014-15 तक हर दिन प्रतिदिन 12 किलोमीटर सड़क निर्माण होता था। 2014 के बाद वो 29 किलोमीटर हर रोज हो रहा है। वही परमिशंस, वही लैंड एक्विजिशन, कानून वही है, लेकिन इतनी संख्या में बढ़ गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगभग $45 बिलियन था 14-15 में, वो $84 बिलियन तक बढ़ गया। इलेक्ट्रिफिकेशन 100% गांव तक पिछले 10 साल में किया। फिर खाद्य अन्न का उत्पादन 2014-15 में 2650 लाख टन था, वो 3305 लाख टन तक बढ़ गया। ऐसे कई फिगर्स हैं कि अलग अलग क्षेत्र में, मतलब राष्ट्रीय राजमार्गों की, नेशनल हाईवेज की लंबाई 91,000 किलोमीटर लगभग थी, वो 1,45,240 किलोमीटर तक बढ़ गई 10 साल में। और ये पहले के 2014 तक जो कुछ साल हुए उसमें थी। या 2013-14 में 4 लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 18,371 किलोमीटर थी, वो पिछले 10 साल में 44,654 किलोमीटर हो गई। कितना काम बढ़ा है। ऐसे अलग अलग आयाम लेंगे। कंपनियों में डायरेक्टर 2013-14 तक मात्र 5% महिला थी, पिछले 10 साल में वही संख्या 20% तक बढ़ गई है। महिलाओं की डायरेक्टर, जॉब नहीं कह रहा हूं मैं, कंपनी के मालिकाना अधिकार में 20% तक महिलाओं का सहभाग बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ जैसे जनजातीय बहुल प्रदेश के लिए यह जानकर खुशी होगी कि जनजातीय मंत्रालय का बजट 24,598 करोड़ था 13-14 में, वो आज 1,19,509 करोड़ तक बढ़ गया। और इसमें कोई फ्री शिप्स वगैरह नहीं है, उस क्षेत्र के विकास की चीजें इसमें आ रही है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार निर्माण करने वाला खादी ग्रामोद्योग उत्पाद का कारोबार 13-14 में 31,154 करोड़ था, जो 22-23 तक, मतलब पिछले 9 साल में 1,34,630 करोड़ तक बढ़ा। ग्रामीण उद्योग जो वहां रोजगार देता है, सुबह के 10 से 5 का जॉब नहीं कह रहा हूं मैं, जो रोजगार देता है वो इतनी बड़ी मात्रा में हम बढ़ा पाए। या फिर डोमेस्टिक एयर ट्रैवलर्स जो है वो 6 करोड़ थे, वो लगभग 14 करोड़ तक बढ़े। ये ट्रैवलर्स जब बढ़ते हैं तो यात्रा करने वाले बढ़ते नहीं है, वो उतरने के बाद रिक्शा वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, होटल वाला सब बढ़ रहा है उसमें। मतलब ये इकोनॉमी कैसे ग्रो होती है, सिर्फ प्रवासी संख्या बढ़ी ऐसा नहीं है, या उसके हवाई जहाज के पायलट, एयर होस्टेस, इसके जॉब इतना सीमित नहीं है। ये पूरा एनवायरनमेंट कैसे इसमें रोजगार निर्माण होता है। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स 4 करोड़ थे, वो 6.4 करोड़ तक बढ़ गए। विदेश में लोग टूरिस्ट के नाते जाना आना, इस प्रकार का संख्या में जो बढ़त होगी वो ये है। ऐसे मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 387 थी, वो 692 तक गई है। एम्स की संख्या 7 थी, वो 22 हो गई है। यूनिवर्सिटी 723 थी, वो 14 से 72 हुई है। IITs जो 16 थे वो 23 हो गए हैं।
ये सब जो फिगर्स IIM 13 से 20 हो गए, पर कैपिटा इनकम $1,573 था, वो $2,601 हो गया। दुनिया में हम 11वें स्थान से इकोनॉमी 5वें स्थान पे आए, और 5वें स्थान पर आते समय 11 से आगे आए ये तो ठीक था, लेकिन 5वें स्थान पर जब आए तो मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को क्या खुशी हुई। तो 6वें से 5वें आते समय हम 5वें पे आए, और हम पर 150 साल राज करने वाला इंग्लैंड 6वें पे गया। ये जो फिगर्स है, 2014 में 19 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट था, वो 36 लाख करोड़ तक। मेक इन इंडिया की जो बात होती है, चाइना में आईफोन का प्रोडक्शन वहां से 80% अपने देश में लाना, और आईफोन आया मतलब वो इंस्ट्रूमेंट है, यहां आईफोन बनाने के लिए जो जो सब चीजें लगती है वो यहां आई। कोविड के समय टीका, तो हम सबको पता है कि इस देश में टीका बनना मतलब 10 साल, 20 साल, 25 साल लेते थे, लेकिन हमने तो तुरंत 24 महीने में टीका अपना बनवाया, अपने लोगों को दिया, 110 बाकी देशों को भी भेजा। रेल लाइन ऐसी बड़ी, मतलब डबल इसमें हो गई है, जल मार्ग बढ़ गए हैं। मुझे लगता है कि ये सब बातें जो है ये क्यों कर पाए? कोई टैक्स बढ़ा क्या आप पर? महंगाई बढ़ गई ऐसी चर्चा होती है। अभी IMF का रिसेंट रिपोर्ट आया है कि इन्फ्लेशन सबसे कम देश में हुआ है, तो उसमें भारत का नंबर 1 है। मतलब महंगाई सबसे कम दुनिया में बढ़ी है। तो इसके बाद जो अलग अलग योजनाएं आती रही, और उस योजना में जो पैसा पूरा जाता रहा, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी एक बार मेरे साथ फ्लाइट में थी, और मैं उनसे गपशप कर रहा था कि इतना पैसा आता कहां से? जैसे अभी जिक्र किया ना फिगर का, कि बजट अपना इतना था और अब इतना हो गया, 4 गुना। तो उनका बहुत सिंपल उत्तर था कि GST के द्वारा जो चोरी होती थी वो बचाकर हमने सहज रूप में बढ़ाया। शुरुआत में हम जैसे लोगों को तकलीफ जरूर हुई, लेकिन उसका रूटीन होने के बाद अनावश्यक पैसा जो यहां वहां कहीं सिस्टम में जाता था, मतलब जब राजीव गांधी खुद कहते थे कि 1 रुपया भेजा तो 15 पैसे पहुंचता है, तो लगभग जनधन अकाउंट 50 करोड़ के खोले, और 32,33,595 करोड़ का भुगतान DBT के द्वारा सीधे डायरेक्ट अकाउंट पर। मतलब मैं पब्लिक रैली में आग्रह से कहता हूं कि राजीव गांधी कहते थे कि भाई 1 रुपया भेजा जो 15 पैसे पहुंचते हैं, मोदी जी कहते हैं 1 रुपया भेजा तो 100 पैसे पहुंचते हैं। मैं खाता नहीं, खाने देता नहीं। मुझे लगता है कि ये जो सब चीजें हैं कि जिससे हम स्वाभाविक पिछले 10 साल में, और तो बताने जैसी बहुत सारी बातें, मैं उस आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं कि ये आंकड़ों की जानकारी इसलिए दी आपको कि क्या वॉल्यूम है। अब समझो प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ घर दिए, तो ये मोदी जी के जेब से घर बना हुआ निकला और दिया, ऐसा नहीं है। तो वो 4 करोड़ घर बनाने के लिए ईंट लगी, सीमेंट लगा, रेत लगी, स्टील लगा, इंजीनियर लगा, आर्किटेक्ट लगा, मजदूर लगे। स्टील बनाने वाले को रोजगार मिला, सीमेंट बनाने वाले को रोजगार मिला, रेत पहुंचाने वाले को रोजगार मिला। 4 करोड़ घर बनना मतलब सिर्फ 4 करोड़ लोगों को, गरीबों को घर नहीं मिला। अब यह पैसा कहां जाता था? तो हर साल मनरेगा में डालो, और मनरेगा यानी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम,
वो फिर वो नहर खोदी जाती थी नहीं जाती थी किसको पता, जरूरत है नहीं, लेकिन करोड़ों रुपए जाते थे और गरीब को पैसा मिलता था, कुछ मिलता था, कुछ अफसरों के यहाँ जाता था। अब तो पक्का घर भी बना, गरीब बहन को लखपति बन गई, 1 लाख का घर उसका बना, और वो बनाने वालों को रोजगार, सीधा पैसा भी मिला। उसी पैसे में गरीब को घर, उसी पैसे में रोजगार। ये जो बात मैं मानता हूं कि करने की क्षमता मोदी जी के विजन में थी, उसका यह लाभ है कि इस प्रकार की बातें उसमें हो गई। और इसलिए ये 10 साल में अगर किया है तो आगे हमको क्या करना चाहिए, इस पे उन्होंने पंचप्रण लेने के लिए देशवासियों को कहा। ये पंचप्रण क्या थे कि हम विकसित भारत का संकल्प करें। दूसरा क्या था कि उपनिवेशिक मतलब ब्रिटिश हैंगओवर से बाहर निकलो। आज भी राजपथ है, नहीं, कर्तव्य पथ होगा। वहां पर अंग्रेज अफसर का पुतला है, नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र का पुतला होगा। अंडमान निकोबार में, आइलैंड्स में सब नाम अंग्रेजों के थे, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाकी हुए, अपने जो परमवीर चक्र प्राप्त 22 लोग थे उनके नाम उन आइलैंड्स को दिए गए। बात छोटी है। या नेवी के फ्लैग पर अंग्रेजों का निशान अभी भी है इतने साल बाद, वो जाके छत्रपति शिवाजी महाराज के इसका हमने लाया। बात अगेन छोटी है, लेकिन गुलामी की जो मानसिकता छोटी छोटी चीजों में, उसमें से बाहर निकलना मे बी डेमोन्स्ट्रेटिव, लेकिन आप नेवी के कोई आपके रिलेशन में होगा तो आप उसको पूछो यूनियन जैक का वो जाने के बाद जब ये आया तब उसको क्या फील हुआ। मुझे लगता है कि इस हैंगओवर से बाहर आना, अपनी विरासत पे गर्व करना, इसका एक तीसरा प्रण रहने के लिए कहा। नहीं यार, अपने यहां क्या, सब अंग्रेजों के कारण ही हुआ। हम जब वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं और लोग मानते हैं और उसको वेदों में से हम जब बताते हैं यस दिस इट सेज, तब लोग मानते हैं। वी आर नॉट ओनली द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वी आर मदर ऑफ द डेमोक्रेसी। मुझे लगता है कि ऐसे अपनी विरासत की सिर्फ हमको कई नालंदा या चाणक्य 2-4 बातें पता होती है, लेकिन कई सारी बातें हैं जो अपने विरासत पे गौरव करने जैसी है। उसमें कुछ गलत है तो उसको हमने छोड़ भी दिया है। तो उसका आग्रह किया है। हमारी एकता, डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर हमको लेना है, आज भारत दुनिया में सबसे युवा देश माना जाता है कि युवाओं की संख्या हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा है, और इसका हम क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। तो उसके लिए हमारी एकता को हम अपनी ताकत माने और नागरिकों के कर्तव्य को ईमानदारी से, छोटी चीज होगी, समय पे जीएसटी बन से लेकर मैं बताता हूं, अगर अपना कर्तव्य क्या है वो हम करना चालू करें, तब मुझे बताइए आप, 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस से गैस सिलेंडर मिला। ये कैसे मिला? ये 10 करोड़ सिलेंडर उन महिलाओं को मिला जो चूल्हे पे धुएं में खाना बना रही थी, जब 10 करोड़ लोगों ने सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ी। आप में से कई होंगे उसमें। अब मैं सरकार के लिए मेरी सब्सिडी छोड़ू, यार सब चोर है काय का, लेकिन भरोसा था कि मोदी जी है ना तो ये पैसा काम पे आएगा। सब्सिडी 10 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, तब जाके 10 करोड़ महिलाओं को वो प्राप्त हुआ। ईमानदारी में आप अपने मन में सवाल पूछिए, अगर कहीं हम कुछ चॉकलेट वगैरह खाते हैं तो डालते समय दिमाग में स्वच्छ भारत का कुछ आता है और जेब में रखते हैं कि नहीं? ये फर्क हम सब में हुआ कि नहीं? ये 10 साल पहले क्यों नहीं लग रहा था? छोटी छोटी बातों का है। मतलब और किस प्रकार, मतलब एक, मैं कई बार कोई एक प्रधानमंत्री जी की एक्शन क्या चेंज कर देती है। तो कहीं अपने अंडमान के इसमें एक समुद्र किनारे जाके बैठे
और एक देश की इकोनॉमी डूब गई पूरी, मालदीव्स की। हो गया कि नहीं? मुझे तो मेरे संज्ञान में तो 10-12 तो शादियां ऐसी है कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग विदेश में मत करो, देश में करो, 10-12 फैमिलीज के उन्होंने वहां के बाहर के कैंसिल किए और देश में ऐसे डेस्टिनेशन ढूंढना चालू किया। ये लोग कब मानते हैं कि जब स्वाभाविकता उस प्रकार की लीडरशिप इन बातों को कहती है, और जब कहती है तब लगता है कि हाँ यार, ये अगर कह रहे हैं तो आगे चलकर इसमें अपने देश का यानी अपना आगे चलकर बहुत सारा लाभ भी है। तो ये पंचप्राण के बाद मुझे लगता है कि जो आग्रह मोदी जी ने रखा, उन्होंने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ज्ञान, ये 4 पर कॉन्सेंट्रेट करना उन्होंने शुरू किया। और गरीब कल्याण की अलग अलग योजनाएं उन्होंने बहुत सारी चालू की कि पहले उसको पानी मिले, अगर भोजन नहीं है तो राशन मिले, यहां से लेके युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए अलग अलग ये करते हुए एक उसका बेसिक ढांचा जो समाज का बने उसको मजबूत करना ये उन्होंने शुरू किया था। अब हम आगे चलकर क्या करेंगे? जैसे रेलवे का विस्तार हो रहा है, रेलवे के स्टेशंस, प्लेटफॉर्म्स में एक परिवर्तन की, जैसे हम एयरपोर्ट पहुंचे ऐसे कुछ रेलवे स्टेशन पे जाकर हम महसूस करते हैं। ट्रेनों का नेटवर्क बढ़ा है, फिर वंदे भारत ट्रेन है, इस प्रकार की ट्रेन बढ़ाते हैं। आने वाले दिनों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी ट्रेनों की बढ़ाना अगले इसमें, कि जिससे सहज रूप में हम अपने देश के यात्रियों की कनेक्टिविटी बहुत आसान कर सके, उस पर है। ऐसे ही विश्व स्तरीय सड़क का नेटवर्क खड़ा हो, ये एक विजन हम 47 तक की मान रहे कि आने वाले दिनों में एक ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ हाईवेज का शहरों को जोड़ने वाला नहीं है, तो गांव को जोड़ने वाला। और गांव को जब सड़क जुड़ती है, वो गांव को सिर्फ सड़क नहीं जुड़ती है, तो उस गांव से स्कूल को जाने के लिए बच्चों को और विशेषकर छात्राएं वहां आने वाली स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस से दूर की स्कूल में जाना चालू करती है, जो 7वीं के बाद पढ़ाई बंद की थी। सड़क जब गांव में जाती है तो उस किसान का जो वहां का बना हुआ माल है वो मार्केट में आता है। गांव तक सड़क जाती है तो दूर अस्पताल तक जाने के बजाय घर में ही जो दम छोड़ देता है, तो वो अस्पताल तक पहुंचने लगे। मुझे लगता है कि सड़क का नेटवर्क करते समय ये कनेक्टिविटी, और जैसे हिमाचल में आप मनाली से जाते थे तो बर्फ के दिनों में 6 महीना पूरा सड़क बंद, अब वहां अटल टनल बना, तो फिर वहां से मूवमेंट, स्पेशली डिफेंस फोर्स के मूवमेंट जो बॉर्डर पे होते हैं, वो 12 महीने चालू हुए। इतने सालों से 6 महीना वहां से बंद ही थे। सिंपल एक ऐसा अटल टनल जो पूरा बर्फ उसके ऊपर होगा, अंदर का सड़क पूरी चालू होगी और वो चल जाएगा। ऐसी कनेक्टिविटी बनना, एक्सप्रेसवे बनना, रिंग रोड बनना, ऐसी रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी पर है। एविएशन, आज ही हमने 1000 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए। सब एयरक्राफ्ट ऑर्डर करना यानी एक एयरक्राफ्ट में 2 पायलट और 10 क्रू, ऐसे 12 लोगों का जॉब, मतलब 12,000 का जॉब नहीं है। उतने एयरपोर्ट्स खुलेंगे, उतने यात्री बढ़ेंगे। मैं 1000 एयरक्राफ्ट अपने देश में अपने जब बढ़ेंगे तब कितना इकोनॉमी उसमें अलग डायमेंशन से ग्रो होगी। और इसलिए एविएशन के इसमें हम किस प्रकार आगे चलकर बड़े इसमें छोटे छोटे
जगहों पर एयरपोर्ट कैसे खुले, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कैसे बढ़े और वर्ल्ड से कनेक्टिविटी ये अपने देश में किस प्रकार बने, ऐसा एक उसका युगानुकूल बदलाव का हम एक सोच रहे हैं। अब ये जैसे जल मार्ग है, हवाई मार्ग है, रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर 4G हो गया, 5G हो गया, 6G होना चाहिए। वो कैसे होगा? मतलब आप याद कीजिए कि 14 के पहले 150 रुपया जिस पैक की प्राइस थी वो अभी 10 रुपए में नीचे आया। ये जो गली गली में हम देखते हैं ना, लोग सब देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे होते हैं या इसमें, इसका कारण ये सस्ता हो गया। हर वॉचमैन वही देखता है रात को, उस बहाने वो सोता नहीं है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये पैक सस्ता होना, इसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें भारत नेट अपना सरकारी है, बाकी है, इसके थ्रू कैसे बढ़े, ऊर्जा की सुरक्षा, पावर विषय में हम पूरी तरह आत्मनिर्भर बने। और उसमें सोलर एनर्जी की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है, वो आप छत्तीसगढ़ वालों वासियों को, तो छत्तीसगढ़ विल बी द हब ऑफ सोलर एनर्जी, जो पूरे देश को यहां से सप्लाई करेगी, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और ये कारण ऐसे है कि सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आएगी, जिसमें कार की चार्जिंग, स्कूटर्स की चार्जिंग, इस प्रकार की बातें अभी उसमें सोची जा रही है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इस प्रकार पावर के विषय के साथ साथ परमाणु के विषय में भी हम ऊर्जा का विस्तार परमाणु के द्वारा भी कैसे हो सकता है, उसका भी विचार इसमें होगा। रिन्यूएबल एनर्जी के विषय में होगा, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की हम क्षमता बढ़ाएंगे। ऐसे कई सारी चीजें कि स्मार्ट ग्रिड होगा, भारत का रिन्यूएबल एनर्जी और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब होगा, विशेषकर फार्मा हब होगा, ग्रीन एनर्जी का हब हिंदुस्तान बने। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया और G20 के सभी ग्रुप ने उनको एक्सेप्ट भी किया। आज इतने विदेश के प्रतिनिधि देश का चुनाव देखने के लिए क्यों आते हैं? आप लोग तो विदेश जाते होंगे, इंडियन पासपोर्ट को 10 साल पहले क्या वैल्यू थी और आज क्या वैल्यू है। मतलब वहां का इमिग्रेशन का अफसर, ओ इंडिया, ऐसा बोलता ही है। पहले तो इंडिया कहां है वगैरह, इस प्रकार की सोच में होता था। तो ऐसे दुनिया में हम कौन से विषय में नंबर 1 हो सकते हैं, नंबर 2 हो सकते हैं? ग्लोबल एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में हम अपना एक स्थान बना सकते हैं क्या? मतलब मुझे याद है 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण था, तो उस समय उस व्यवस्था में हम लगे थे, तो पहले 2 रो एक राइट साइड के पूरे खाली रखे थे और अलग अलग देशों के नाम थे एशिया के। मैं बोला कौन लोग एम्बेसडर आते होंगे वगैरह, और बाद में मालूम पड़ा कि एशिया के देशों के प्रमुखों को, प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष को, भारत के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण को आमंत्रित किया था और वो आ रहे थे। उस दिन से सोच है कि सिर्फ एशिया नहीं, अभी G20 के इसमें हमने अफ्रीका भी जोड़ा है, तो ये साउथ ग्लोबल जो है उसमें हमको अपना कोई स्थान बनाना है। और फिर मैं कहता हूं, हमको भारत को विश्व गुरु नहीं करना है, हमको भारत को विश्व मित्र करना है। 110 देशों को जब हमने टीका भेजा, तो उसके बदले में कोई अपेक्षा नहीं है। कई देशों का जो एक्सपोर्ट होता है, विशेषकर डिफेंस का होता है, कुछ अपेक्षा होती है। तो डिफेंस में हम भी अभी अपने बलबूते पे मेक इन इंडिया में करने आए, काफी सारी चीजें हम तो अभी कुछ देशों को हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। डिफेंस में हम अपने बलबूते पे कैसे आत्मनिर्भर हो, उसकी सोच है। तो ये सब मुझे लगता है कि हमको सिर्फ दुनिया में ये अच्छा, ऐसा नहीं है। ये मित्र है अपना,
इस देश से दोस्ती बढ़ाओ तो अपने देश के लोगों का फायदा है, अपने देश का फायदा है। इस प्रकार का अपना आगे के दिनों में चलने वाला नियोजन 2047 तक का है कि हमको विश्वामित्र बनना है। और यह करने के लिए मुझे लगता है कि जो चीजों का नियोजन देश के अंदर और साथ साथ हमारे फॉरेन पॉलिसीज में हम कर रहे हैं, उसको लेकर पक्का विश्वास है तो हम कह सकते हैं कि यह स्थान तो हम अचीव करेंगे। मतलब 1947 में आजाद हुआ देश, हम कई बार कहते हैं जापान तो अपने साथ आगे पीछे आजाद हुआ, लेकिन कहां तक गया देखो। हम ऐसे बाकी देशों की चर्चा करते हैं, लेकिन आगे के 25 साल जो अमृत काल कहा है प्रधानमंत्री जी ने, कि उस अमृत काल में 2047 में हम इस स्थान तक पहुंचेंगे, इस प्रकार का विजन आज हमारे मन में है। जैसे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया कि 2047 की सोच हमने की है। इस देश की आखिरी कैबिनेट की मीटिंग हुई चुनाव के पहले अभी, तो मैं भी मंत्री था, तो मुझे पता है कि चुनाव के पहले आखिरी कैबिनेट मीटिंग में जनता के लिए ऐसे कुछ निर्णय हम घोषित करते हैं कि जिससे वोट मिले। तो आखिरी कैबिनेट मीटिंग में विजन 2047 के बारे में विचार हुआ। कोई जनता के लिए ये वो घोषित नहीं हुआ। आज अगर हम चुनाव को जा रहे हैं तो चुनकर आने के बाद क्या करना है हमको, इसका विचार होता है। और मुझे लगता है कि ये जो सोच है, ये सोच वही व्यक्ति कर सकता है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तो 2001 से जानता हूं। मैं भाजपा मुंबई प्रदेश का अध्यक्ष था। 2001 से 2024 तक एक दिन की उन्होंने छुट्टी नहीं ली। दिवाली के दिन भी बॉर्डर पर जवानों के साथ। दिवाली छोड़ो भाई साहब, अपनी माता जी का देहांत हुआ, 4 घंटे के लिए गए, पूरे श्रद्धा से जो संस्कार करने होते वो किए, और 12:30 बजे वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए राष्ट्र सेवा में तुरंत आ गए। कई राज्यों के मुख्यमंत्री मुझे पूछ रहे थे कि भाई हमने पहुंचना है क्या, कब पहुंचना है, कितने बजे जाना है। तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, ये मेरा पारिवारिक है, मैं करके आता हूं, आप अपना काम मत रोको। इसलिए जो श्रद्धा से करने की चीजें सब कुछ की और देश की सेवा में तुरंत आए। जब इस मानसिकता और इस सोच की व्यक्ति इस देश का नेतृत्व कर रही है, तो मुझे लगता है कि हम सबको पक्का भरोसा है कि 2047 का विजन हम करके रहेंगे। और ये मोदी की गारंटी है। इतना ही कहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो अतिथि आए उनका परिचय करा देंगे, और उसके बाद अगर आप में से कुछ गणमान्य लोग कुछ सुझाव देना चाहेंगे तो सुझाव दें। नीचे कॉर्डलेस माइक अगर हुआ तो लोग सुझाव दे सकते हैं।